देख रहे हैं डोंडिया खेड़ा लाइव। यूपी के उन्नाव के पास का एक ऐसा गांव जहां एक खजाने की तलाश हो रही है। बहुत सारे लोग वहां जमा हैं, गांव के लोग, आसपास के लोग, और इस बीच कुछ नेता, कुछ अफसर लगातार ये दावे भी कर रहे हैं खजाना मिलेगा। और इस बीच उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता ने यह भी कहा कि अगर खजाना मिला तो बड़ी हिस्सेदारी या सबसे बड़ी हिस्सेदारी यूपी की होनी चाहिए। इस बीच नरेश अग्रवाल का दूसरा बयान आया, जो यूपी के सांसद हैं, कि पूरा सोना यूपी सरकार को मिलना चाहिए। इसका मतलब सोना मिला नहीं, लेकिन सोने के हिस्सेदार सामने, सरकार से लेकर नेता तक और स्थानीय स्तर के गांव वासी से लेकर राजा के वंशज तक। हम एक बार चलेंगे उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे पहले चलते हैं लखनऊ में। हमारे साथ डॉक्टर तिवारी हैं, प्रोफेसर तिवारी, जो इतिहासकार हैं, तमाम तरह की जानकारियां राजा के बारे में उनके पास है। तिवारी जी, एक बार फिर आपके पास लौटते हैं ये समझने के लिए कि राजा की हैसियत, हम लगातार बोल रहे हैं कि राजा की ऐसी हैसियत नहीं थी कि राजा के पास इतना जायदाद हो, इतना पैसा हो, इतना सोना हो, लेकिन किसी भी राजा के पास कभी भी इतिहास में ऐसा हुआ है जिसके पास 100, 150, 200 टन सोना जिसके खजाने में हो? या यूपी में कोई ऐसा राजा कभी हुआ है? देखिए, पूरे गंगा घाटी में अगर जितनी रियासतें थी उनके सारे सोने को आप एकत्र कर लें तो जितना क्लेम किया जा रहा है उतने सोने के भंडार की कल्पना पूरे में नहीं की जा सकती है। अब ये कहां से मतलब जो बात उठ गई है, ये भी सब यथार्थ से बहुत दूर है, लेकिन अब खुदाई हो रही है तो हो जाने दीजिए। अच्छा, एक चीज और संक्षिप्त में, जनता का जो भ्रम है वो भ्रम समाप्त हो जाए। एक संक्षिप्त में, राजा को फांसी अंग्रेजों ने क्यों दी थी? हालांकि आपने कल भी ये बताया, लेकिन आज नए दर्शक हैं, थोड़ी उनकी जानकारी के लिए, अंग्रेजों ने राजा को फांसी क्यों दी? ये जो मिथ चल रहा है कि राजा की आत्मा भटक रही है, बहुत सारे लोग मान रहे हैं। हैरत है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में राजा की भटकती हुई आत्मा पर यकीन करने वाले वहां सैकड़ों लोग हमारे संवाददाता को मिल रहे हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है, मैं समझना चाहता हूं कि राजा को फांसी अंग्रेजों ने क्यों दी थी? देखिए, जब सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था तो उसमें बैसवाड़ा के सारे जमींदार सहयोग करने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजों का विरोध किया। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने शक्ति बल से, अपनी फूटनीति से इन जमींदारों में से बहुत सारे लोगों से आत्मसमर्पण करा लिया और उन्होंने ब्रिटिश महारानी का एक स्टेटमेंट भी सबको सुनाया था कि जो लोग स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर देंगे उनकी जागीरें वापस कर दी जाएंगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सम्मान देगी। लेकिन इन सब ऐलान का इन दो लोगों, बेनी माधव जी के ऊपर और राम बख्श जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ये लोग लगातार संगठित होते रहे और उनके साथ लड़ाई करने के लिए युद्धरत रहे। जो 24 नवंबर 1858 को डोंडिया खेड़ा में लड़ाई लड़ी गई, उसमें इन्होंने अंग्रेजों को बहुत तगड़ी शिकस्त भी दी थी। लेकिन जब अंतिम अवसर पर उनको लगा कि हम मतलब सफलता नहीं प्राप्त करेंगे, उसके पीछे दो कारण थे। ये लोग जो अपनी तोपें बनाते थे तो बारूद तो बनाना जानते थे, लेकिन अच्छी नाली नहीं बनाना जानते थे, तो वो 4-6 घंटा फायर करने के बाद गर्म हो जाती थी और इनएक्टिव होने लगती थी। और दूसरे, इनका गोला बारूद भी समाप्त होने लगता था। तो जब ऐसी स्थिति आई तो बेनी माधव जी भी वहां से निकल के भागने में सफल हो गए और राजा राम बख्श जी भी। तो राजा राम बख्श जी पहले अपनी ससुराल काला काकर गए। थोड़ा संक्षिप्त, वो काशी में ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। थोड़ा संक्षिप्त जानना होगा, आप बहुत विस्तार से इतिहास बता रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे संक्षिप्त। लेकिन मैं देख रहा हूँ जया भारती, साध्वी जया भारती, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये जरूर कहूंगी कि एक चीज जो मुझे इस पूरे प्रकरण में पॉजिटिव नजर आ रही है वो ये है कि कुछ एक चीज है जहां पर, जैसे देवांग जी ने कहा, एक अंधश्रद्धा की बात उन्होंने उठाई थी, जिसपे हम लोग यहाँ पर जरूर एक आघात कर सकते हैं कि जिस तरीके से अंधश्रद्धा हमारे देश के लोगों को कहीं भी एक भेड़ चाल में ढलका करके ले जा सकती है, तो उससे जरा देश को मुक्ति चाहिए। क्योंकि संत कुछ भी कह देता है, कोई भगवा पहन लिया, किसी का वेश देख करके हम संत समझ लेते हैं और वो सपना देखे, वो कुछ भी कह दे, हम उसमें अंधानुकरण उसका करना शुरू कर देते हैं। तो ये सही नहीं है। अगर हम यहाँ सोने की लेकिन ये हो रहा है, दिलचस्प बात है, ये हो रहा है। दिलचस्प बात ये है कि पूरा का पूरा गांव, उन्नाव के पास के सैकड़ों लोग, हजारों लोग साधु शोभन सरकार के सपने को सच मान रहे। दिवांग, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल ये भी है दिवांग, वैज्ञानिक युग में जहां हम चांद और मंगल पर बसने की बातें कर रहे हैं, रॉकेट साइंस के इस युग में भी लोग आंख मूंदकर उस संत के सपने को सच मानते हुए खजाने के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। दिवांग,
अजीत जी आपने अजीत देखिए, उसमें मुझे लगता है, और ये मैं बार बार कहता हूं, एक बड़ी तस्वीर हमें अपने देश के बारे में देखनी है, क्योंकि ये इतना विशाल देश है, इतनी अलग अलग सदियों में यहाँ लोग रहते हैं कि अगर आपको 16वीं शताब्दी में रहने वाले लोग मिल जाएंगे तो इसी में 22वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी के भी लोग मिल जाते हैं। भारत के बारे में आप जो कहेंगे वो बिल्कुल सही होता है, उसका उल्टा भी उतना ही सही होता है। तो ये एक बड़ा देश है, वो उस संदर्भ में एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की जरूरत है। आप ब्रेक पर जा रहे हैं अजीत, पर मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं यहां पर, और इसको आप समझिए। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका सीधा फायदा मनमोहन सिंह को हो रहा है, इसका सीधा फायदा आसाराम बापू को हो रहा है, और इसका सीधा नुकसान नरेंद्र मोदी को हो रहा है। ब्रेक के बाद मैं बताऊंगा कि इस भविष्यवाणी का मतलब क्या है। चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी की रैली कल कानपुर में होने वाली है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, सर्वे तमाम तरह के नरेंद्र मोदी के बारे में आ रहे हैं। कल कानपुर में रैली होने वाली है, संकेत दिवांग का उस रैली की तरफ है, क्योंकि रैली का माहौल आज से बनना चाहिए था, लेकिन यहां डोंडिया खेड़ा दिख रहा है। ब्रेक। 21वीं सदी में सबसे बड़े खजाने की खोज हो रही है उन्नाव के पास डोंडिया खेड़ा गांव में। खजाने की खोज कर रही है एएसआई की टीम। कुछ देर बाद वहां खुदाई होने वाली है। इस खजाने को एक सपने में देखा है एक साधु ने। हालांकि उस साधु की तरफ से अब यह कहा गया है कि उन्होंने सपने में नहीं देखा, उनके पास एक नक्शा है, उस नक्शे में इस सपने का जिक्र है। वो साधु सुबह सुबह, उनका नाम है शोभन सरकार, सुबह सुबह वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने वहां हवन भी कराया, और उसके बाद एक लंबी चौड़ी घेराबंदी की गई है पुलिस की तरफ से, ताकि लोग वहां फटक ना पाए। 150-200 मीटर के दायरे में कहा जा रहा है खजाना हो सकता है। सदी में पहली बार ऐसे खजाने की तलाश के लिए खुदाई होने वाली है। आप नजर रखिए इस खजाने पर, हम आपको बताते रहेंगे पल पल की खबर कि क्या वाकई खजाना मिलता है। बहुत सारे लोग वहां मौजूद हैं जो मानते हैं खजाना है, क्योंकि साधु ने सपना में देखा है, लेकिन दिमाग है, मैं हूं, बहुत सारे लोग, हमें लगता है सपने में देखे गए खजाने को सच के तौर पर नहीं देखा जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, जिस राजा का खजाना कहा जा रहा है उस राजा की हैसियत इतिहास में एक मामूली जागीरदार या जमींदार जैसी थी। उस राजा के पास 1000 टन तो दूर 10-20 टन सोने की भी बात इतिहासकार कबूलने को तैयार नहीं। आमिर खान प्रोडक्शन की पीपली लाइव तो आपने सिनेमा हॉल में देखी होगी, आज देखिए डोंडिया खेड़ा लाइव। तमाम कैमरे के साथ तमाम रिपोर्टर, दर्जनों कैमरा टीमें, ओवी वैंस लगातार वहां मौजूद हैं, क्योंकि एक साधु ने सपना देखा है और साथ में ये सरकार मानती है कि सपना कहीं न कहीं सपने में दम है, क्योंकि वहां कुछ देर बाद खुदाई होने वाली है। वहां के इलाके के डीएम, पुरातत्व विभाग के अफसरों, कर्मचारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हमारी नजर होगी पल पल, देखते हैं क्या निकलता है वहां से खुदाई में आज या कुछ दिन बाद। लेकिन जैसी की जानकारी मिलती है कि एएसआई जब भी खुदाई करती है महीनों लगते हैं, लेकिन साधु ने कहा दिवाली 2013 के पहले खजाना निकलेगा। साथ में उनके शिष्यों ने यह भी कहा कि उनके हिसाब से अगर खुदाई की गई तो 60-50 घंटे में भी खजाना निकल सकता है। तमाम तरह के दावे और इन दावों के बीच खजाने की तलाश। 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उन्नाव की तस्वीरें हैं, डोंडिया खेड़ा इलाके की। एएसआई की टीम वहां तैयार है, गांव के आसपास के लोग जुटे हुए हैं, लोगों ने आसपास पूरा जमावड़ा लगा रखा है, मेला लगा हुआ है, सबको उम्मीद है यहां खजाना मिलेगा, और खजाने के कई दावेदार भी साथ में आ रहे हैं। मुंबई से हमारे साथ है किंजल पांड्या, साइको एनालिस्ट। किंजल, आपने कभी ऐसे सपने की बात सुनी है क्या, सपने में खजाना दिखने की बात, और सपने पर यकीन है क्या, किया जा सकता है क्या? सपने ज़्यादातर लोगों को आते हैं, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल फिनोमिनन। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, लोग सपने देखा करते हैं, क्योंकि सपनों पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ये भी सच है कि सपने जब देखते हैं लोग, वो एक थॉट होता है, या तो आपका एक कल का या 1 दिन 2 दिन पहले का अनुभव, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो रही हुई चीजें होती है। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि अगर कोई सपना लोग देखते हैं तो वो खुद की छिपी हुई ख्वाहिशें, डिजायर्स, हिडन डिजायर्स जो होती है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती है, ये जनरली लोगों को सपने के माध्यम से दिखाई पड़ती है। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये जो जिस साधु ने ये सपना देखा है और अगर वो सरकार की मदद करना चाहते हैं इस खजाने से, तो हम इसको पॉजिटिवली इस तरह से देख सकते हैं कि प्रॉबेबली ये साधु अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करते हो आफ्टर नोइंग कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, वो हेल्पलेस महसूस करें या होपलेस महसूस करें, किंजल, वो साधु अपने को हेल्पलेस, होपलेस कुछ भी महसूस करें, उनके महसूस करने से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जमींदार जागीरदार के किले के नीचे, खंडर के नीचे 1000 टन सोना तो नहीं मिल जाएगा ना? एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन दिस इज द एनालिसिस ऑफ द ड्रीम। ओके, चलिए आपको हम ड्रीम की बात बता दें
कि जो साधु शोभम सरकार की तरफ से पहला दिन जो बयान आया था, जिसमें कहा गया, मैं पढ़ के सुनाता हूं कि मुझे जिस दिन पता चला कि देश आर्थिक बदहाली में चला जाएगा, मैंने अपने गुरु स्वर्गीय भास्करानंद जी और स्वर्गीय सत्संगानंद जी महाराज से सपने में बातचीत की। ये शोभन सरकार ने कहा था। मैंने उनसे कहा कि राजा की आत्मा अभी भी किले में भटक रही है। आत्मा ने मुझसे कहा कि जमीन के नीचे दबे 1000 टन सोने को निकालकर मुझे मुक्ति दिलाओ। मेरे गुरु मुझ पर हंसे। मैंने उनसे कहा कि यह खजाना उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन देश का गुप्त खजाना है। आखिर में वो बात मान गए और फिर मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। दिबांग, आत्मा का सपने में मिलना, ये सब बात एक साधु संत ऐसे बहुत सारे लोग देश में कह सकते हैं, लेकिन मैं उस मनोदशा पर आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर वो मनोदशा क्यों है कि वहां हजारों लोग अगर मौजूद हैं, उसमें 5, 10, 20 लोग भी हमारे संवाददाता को नहीं मिल रहे हैं, या मिल रहे हैं शायद डर से वो खुलकर नहीं बोलना चाह रहे हैं कि ये सपना सच नहीं हो सकता और ये अंधविश्वास है। अजीत जी, आई एम सॉरी टू पिच इन, लेकिन ये मनोदशा की जो आप बात कर रहे हैं, ये मॉब साइकी है। उसके बारे में मैं अजीत मैं उसके बारे में बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ताजा जानकारी है एजेंसी पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक कोर्ट मॉनिटर्ड, यानी कोर्ट की देखरेख में एएसआई वहां खुदाई करे, इस पर एक पीआईएल को सुनने को तैयार हो गए। जी। तो यानी जहां साधु हैं, जहां सोना है, एक नेता है, वहां सुप्रीम कोर्ट भी अब शामिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ऐसी इस पीआईएल को सुनेगी, जिसमें यह कहा गया है कि कोर्ट की देखरेख में एएसआई वहां सोने की खुदाई करे। बिल्कुल, तो ये एक ताजा जानकारी है। और इसी में जोड़ दूं, सही आपने कहा, पहुंच रहे हैं ऐसे, सही आपने कहा, यह खबर है हमारे पास। इसी बीच ये भी खबर है कि डीएम ने एएसआई के अफसरों को अपने पास बैठक के लिए बुला लिया है। तो क्या दिबांग ये माना जाए, इसका मतलब पूरा जो सरकारी अमला है, तामझाम है, क्या वो सही में वहां खजाना मान रहा है? लग रहा है कि वहां खजाना है? इतनी गंभीर हो गई अचानक सरकार, और अब याचिका भी कबूल हो गई सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में। जहां सुप्रीम कोर्ट भी इस खेल में आ गया। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप इसको समझना चाहें एक आम आदमी की तरफ से, तो उसको लगेगा कि नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, एएसआई भी लगी हुई है, वहां डीएम भी आए थे, एसपी भी वो आए थे, तो निकलेगा ही खजाना। मैं आपके इस सवाल का जवाब दे रहा था कि आपको ऐसे लोग क्यों नहीं मिल रहे वहां आम लोगों में, जो ये मान रहे हो कि ये वहां पर सोना नहीं निकलेगा, क्योंकि वो दूर दराज का इलाका है। इतनी दूर वही जाएगा जो तमाशा देखने जा रहा हो, इस उम्मीद से जा रहा हो कि कुछ निकलेगा। और कुल मिला के भाव इतना खराब है देश में कि आपको कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं लगती, तो कोई लगता है कि चलिए हो सकता है वहां खजाना ही मिला है। और बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से पूछना यह भी चाहिए कि जो लोग वहां पहुंच रहे हैं वो करते क्या हैं, क्या काम करते हैं। बहुत सारे लोग कुछ काम नहीं करते, कुछ काम भी करते हैं, तो चलिए तमाशा ही देखना है। और देखिए उनके लिए भी पैसे वसूल हैं। उन्होंने जिंदगी में कभी एक ओबी वैन नहीं देखी होगी, या ओबी वैन भी देखी होगी तो इतनी ओबी वैन एक साथ खड़ी हुई नहीं देखी होंगी। वो संवाददाता जिनको वो टीवी पर देखते होंगे, वो प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, तो उनके लिए भी पैसा वसूल है। जो वहां दुकान लगाए हुए हैं उनके लिए पैसा वसूल है, जो बाबा जी हैं उनके लिए भी पैसा वसूल है। हंसाई होगी तो इसमें एएसआई की होगी। आप वहां गए क्यों? आपको अगर इतना बड़ा सोना था, आपको पहले क्यों नहीं पता चला? और अगर सोना निकल आता है तो बात यह होगी कि एक बाबा ने बताया, आप वहां पर क्या कर रहे थे? तो मेरे ख्याल से कुल मिलाकर एक जो बड़ी बात है ये, इसके अलावा वो ये है कि देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मेरे ख्याल से उसके लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट का करें क्या, जब केंद्रीय मंत्री जाकर मिलकर बाबा जी से और उसके बाद खजाने की बात सुनकर और उस आधार पर खुदाई के लिए तैयार होते हैं, आपके पास आएंगे साध्वी जया भारती, लेकिन आप केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, मैं ये बताना उस केंद्रीय मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, लेकिन वो मंत्री हो सकता है खजाने का इंतजार कर रहे हो, देखते हैं। इस्तीफा लिया जाना चाहिए। जी, अच्छा, जयंती दत्ता, ये देखिए वहाँ पे जो शोभन सरकार है वो उनको मान्यता प्राप्त है उस गांव वालों के साथ कि वो लीडर है, वो गुरु हैं, और उनके सपने के ऊपर अगर सरकार इतनी जांच वहाँ पे करवा रही है तो मुमकिन नहीं है कि वो गांव वाले में से कोई भी बंदा बोले कि हम इनके सपने में विश्वास नहीं करते। ये एक आम बात है, ये मॉब साइकी है जो मानती है कि गुरु अगर ये बोल रहे हैं वो हमारे लिए देवता है, वो कुछ कहते हैं तो वो सही होता है। और उसके बाद अगर इस तादाद में मीडिया पहुंच रही है, ये सरकारी लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, तो गुंजाइश तो खत्म हो जाती है देवांग जी वहीं पे कि कोई आगे सामने आए और बताए कि हम इनकी बात पे विश्वास नहीं। चलिए किंजल, आपके पास आएंगे। कहा नहीं, एक चीज और अजीत जी, आपने कहा कि उन्होंने कोई नक्शा भी सबमिट किया है, तो नाउ देयर इज समथिंग बिहाइंड द ड्रीम, इट्स नॉट जस्ट ड्रीम।